Hello students, myself Harita Shlokan and today we are discussing about market equilibrium under perfect competition। तो इस चैप्टर का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्या किया था कि जब दोनों डिमांड एंड सप्लाई एक साथ इंक्रीज हो जाती हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने तीन केस लिए थे। एक तो डिमांड एंड सप्लाई क्या हो जाती है, समान मात्रा में इंक्रीज होती है। दूसरा, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होती है, सप्लाई कम इंक्रीज होती है। और तीसरा हमने लिया था डिमांड कम इंक्रीज होती है, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इसके इफेक्ट हमने किस पर देखे थे कि ये जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही केस, पहले तो हमने क्या इंक्रीज करके देखे थे, अब हम क्या करेंगे डिक्रीज करके देखेंगे कि यदि मांग और पूर्ति दोनों ही क्या हो जाए, एक साथ कम हो जाए तो उसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा फर्स्ट डायग्राम हमारा है क्वांटिटी, ये है इस साइड हमारी क्या होगी प्राइस, क्वांटिटी ली हमने, प्राइस ली। तो देखिएगा ये हमारी क्या है सप्लाई, ये हमारी डिमांड है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ओपी संतुलित कीमत है, ओ क्यू हमारी क्या है संतुलित मात्रा है। अब पहला ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्या है डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही क्या हो जाती हैं पहले की तुलना में कम हो जाती है। तो कम होंगी तो हमारी इस साइड आएगी, बाई साइड आ गई हमारी, ये हमारी D1 होगी। तो यहाँ पर डिमांड क्या होगी हमारी कम होगी। अब ये D1 है, अब ये थोड़ी यहाँ से नहीं इंटरसेक्ट करना। अब दूसरा हम देखो कि ये देखेंगे कि डिमांड कम हुई है, क्या सप्लाई उतनी कम होगी या उससे अधिक कम होगी। तो इस बात पर निर्भर करता है कि संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा। ये निर्भर करता है कि डिमांड कम होने से सप्लाई कितनी कम होगी। माना हम पहला केस लेते हैं कि डिमांड में जितनी कमी होती है सप्लाई में भी ठीक उतनी ही कमी हो जाती है। पहले हमारा 10 डिमांड थी और 10 सप्लाई थी, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है जो हमारा ई है, हमारा बिंदु यहाँ पर है। अब क्या हो जाती है डिमांड कम होकर 5 हो जाती है और तो सप्लाई भी कम होकर 5 ही हो जाए तो क्या होगा संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने डिमांड को इतना कम किया है, उसी तरीके से हम सप्लाई को उतना ही कम कर देते S1। अब देखिए D1 ने S1 को जहाँ पर काटा वहाँ पर हमारा क्या होगा E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और जो क्वांटिटी हमारी कम होगी वो Q1 है। तो ये हमारी क्वांटिटी कम हो गई, संतुलित मात्रा कम हो गई, लेकिन कीमत पर क्या है कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कीमत उतनी है जितनी पहले थी। ये पहला केस है। दूसरा हमारा इस प्रकार से है, ये देखिएगा ये हमारी सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड है, दोनों ने एक दूसरे को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओपी संतुलित कीमत है, ओ क्यू संतुलित मात्रा, इस साइड क्वांटिटी और इस साइड हमने प्राइस ली। अब क्या है हमारा, अब हमें क्या करना है कम करना है किसको डिमांड एंड सप्लाई। देखिएगा ये मेरी डिमांड कम हो गई, मांग कम हुई है हमारी, ये मेरी सप्लाई कम हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो सप्लाई तो है वो कम होकर मेरा क्या हो गया S1 हो गया। तो जितनी सप्लाई कम हुई है ये था, देखिए ना। अब ये तो हमारी क्या है डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। मैंने सप्लाई कम कर दिया, डिमांड कम हमारी 10 से कम होकर 7 हुई थी, लेकिन सप्लाई हमारी कितनी कम हो गई, सप्लाई हमारी 10 से यहाँ पर 3 या 5 हुई। तो देखिएगा अब क्या है सप्लाई हमारी क्या हो गई ज़्यादा कम हो गई, डिमांड तो थोड़ी सी घटी है लेकिन सप्लाई क्या घट गई ज़्यादा घट गई। तो ये क्या करेगी, ये ऐसा नहीं है प्राइस पहले की तुलना में रहेगी, नहीं ये प्राइस पर क्या डालेगी इफेक्ट डालेगी। तो किस प्रकार का इफेक्ट डालेगी ये अभी हमें देखते हैं। तो देखिएगा ये D1 नया डिमांड कर्व है।
अब D1 ने S1 को कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, तो E1 हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और देखिएगा प्राइस क्या होगी, बढ़ी है, संतुलित मात्रा घटी है हमारी, लेकिन कीमत क्या है, बढ़ गई। कब बढ़ी, अब हेडिंग हम इसको क्या देंगे, जब मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ कमी होती है, लेकिन पूर्ति में कमी क्या होती है, ज्यादा होती है, मांग में कमी कम होती है। अब हमने कहा मांग तो कम होकर, पहले 10 इकाइयों की मांग थी और 10 इकाइयों की पूर्ति थी, अब मांग कम होकर 7 हो गई, लेकिन पूर्ति कम होकर 3 हो गई। तो अभी भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी डिमांड है, मांग रहे हैं, पूर्ति तो 3 है, लेकिन मांग क्या है, वो तो हमारे क्या 7 है। तो 4 बंदे अभी भी ऐसे हैं जो वस्तु की डिमांड करें, 4 वस्तुएं अभी भी रहती हैं, कम रहती हैं मांग के कंपैरिजन में। तो ये डिमांड ज़्यादा, अभी भी सप्लाई क्या है, कम है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम थर्ड केस लेते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। OQ संतुलित मात्रा है, E संतुलन का बिंदु है, OP हमारी क्या है, संतुलित कीमत है। अब क्या होता है, हमारा पूर्ति कम हो जाती है, तो देखिएगा ये सप्लाई S1 हो गई, कम हो गई। अब मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये डिमांड कम हो गई। तो D1 ने S1 को कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा। E1 नया संतुलन बिंदु है, OQ1 नई संतुलित मात्रा है, OP1 नई संतुलित कीमत है। तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा, संतुलित कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो कारण क्या रहा, देखिएगा पहला संतुलन बिंदु हमारा E था, अगला E1 है। तो क्या हुआ, पूर्ति में जितनी कमी होती है, मांग में उससे क्या होगी, ज्यादा कमी हो गई है। कि पहले हमारी 10 इकाइयों की डिमांड थी, 10 इकाइयों की पूर्ति थी, ये सप्लाई है, ये हमारी डिमांड है। तो हमारा ई संतुलन का बिंदु यहाँ पर OP संतुलित कीमत देता है। अब हमारा क्या है, पूर्ति में कमी होगी, मांग में कमी होगी, 10 से बिल्कुल गिर के 3 रहेगी, लेकिन पूर्ति अभी भी क्या है, यहाँ पर 5 या 7 है। तो अभी भी क्या है, मांग के कंपैरिजन में पूर्ति अभी भी क्या है, ज्यादा है। तो 3 यूनिट, 3 ही वस्तुओं की डिमांड करें, जबकि वस्तुएं बढ़ा के कितनी रखी, 5 है, 2 वस्तुएं एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा वस्तुएं क्या करेंगे, कीमत को कम करने का काम करेंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो वो क्या करेगी, कीमत को कम कर देगी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, संतुलित कीमत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जब दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है, दोनों में किसमें, डिमांड एंड सप्लाई दोनों में परिवर्तन होता है। इंक्रीजिंग हम करके देख चुके थे, आज हमने क्या किया, उनका डिक्रीजिंग फेज किया है कि जब मांग भी घटती है और पूर्ति भी घटती है, तो उसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला केस हम ले लिया, जब मांग और पूर्ति में बराबर मात्रा की कमी होती है, कि उतनी ही मांग घटती है, उतनी ही पूर्ति घटती है, तो संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे केस में हमने क्या किया है कि जब मांग और पूर्ति दोनों कम होती हैं, लेकिन पूर्ति में कमी क्या होती है, ज्यादा होती है, मांग में कमी थोड़ी होती है, तो उससे संतुलन कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और तीसरे फेज में हमने क्या किया है, यहाँ हमने किया है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही कम होती हैं, लेकिन सप्लाई में कमी कम होती है और डिमांड में कमी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो संतुलन कीमत क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमने इसके 3 केस किए थे कि जब कम होती है तो उसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।